प्रकार की डिमोलिशन की एक्टिविटी होने से पहले वो हाई कोर्ट आ सकते हैं, और हाई कोर्ट में तो संवैधानिक चूंकि न्यायालय है, तो इसमें तो ये भी नहीं है, आप किसी भी समय हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। रात तक में और छुट्टी के दिन भी न्यायालय बैठ के सुनवाई करता है। इतनी चूक तो प्रशासन से मैं मानता हूँ यहाँ पे है कि वो उनकी लापरवाही की वजह से ये घटना हुई, और शायद अगर वो शुरू में ही कोई इस तरह की रोक लगा देते तो शायद ये इतनी बड़ी घटना ना होती कि उसकी हत्या होती, फिर उसके आगे जो और हिंसक घटनाएं दंगे हुए शायद रोके जा सकते। वो किसी आरोपी के किसी के घर पे चढ़ कर के, और अगर उसका कोई धार्मिक झंडा लगा है या कोई भी किसी भी तरह की चीज है, तो उसमें वो कोई वहां पर कोई आपत्तिजनक हरकत करे। लेकिन ये भी गलत था कि अगर यदि ऐसी कोई घटना उसके द्वारा या ऐसी कोई हरकत उसने की भी, तो उसका ये मतलब नहीं था कि उसको गोली मार दी जाए या उसकी जान ले ली जाए। नमस्कार, मैं हूं सबा खान। आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। जब से बहराइच में भयावह हिंसा हुई और उसमें एक व्यक्ति की, गोपाल मिश्रा की मौत हो गई, तब से ये पूरा मामला एक राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। जानकारों का कहना है कि दंगे होते नहीं हैं, करवाए जाते हैं, क्योंकि यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव है। इस पूरे मामले को कानूनी तौर पर समझने के लिए इस वक्त मैं हाईकोर्ट के सीनियर वकील प्रभु रंजन त्रिपाठी जी के साथ हूं, और हम पूरी घटना को समझेंगे, जानेंगे कि इसमें क्या एंगल वकील साहब की तरफ से है। सर, इसको आप पूरी घटना को किस तरह से देख रहे हैं? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि घटना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, और चूंकि भारत संवैधानिक दृष्टि से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो यहाँ सभी को अपने अपने धर्मों को, उसके रीति रिवाजों को पालन करने की आज़ादी है। तो दुर्गा पूजा पे अगर कोई जुलूस निकल रहा था, तो चूंकि दुर्गा पूजा पे ये आज की नहीं सैकड़ों सालों की परंपरा है कि दुर्गा दशहरे के दिन दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होता है, और वो जुलूस की शक्ल में ही जाता है। तो वो जुलूस निकल रहा था, तो उस जुलूस पे भी किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से मुहर्रम में जब मुस्लिम संप्रदाय के ताजिए निकलते हैं, तो उस पे हिंदू संप्रदाय को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सबको अपने अपने धार्मिक कृत्यों को संपादित करने की पूरी आज़ादी भारत के संविधान और कानून ने दी है। जो घटना हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। वो एक जुलूस, जितना मैं इस घटना के बारे में जानकारी रखता हूँ, कि वो जुलूस निकल रहा था, और जैसा कि ये अब समाचार में ये मुझे के माध्यम से पता चला कि एक लड़का जिसकी मृत्यु हुई इस घटना में, जिसकी हत्या का गोपाल मिश्रा। गोपाल मिश्रा, तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो कोई जुलूस के रास्ते में जो आरोपी हैं उनके घर पे छत पे चढ़ गया और कोई झंडा वगैरह उतार रहा था, या कोई झंडे का कोई उसमें विवाद था। तो मेरा कहना ये है कि ये भी गलत था कि वो किसी आरोपी के किसी के घर पे चढ़ कर के, और अगर उसका कोई धार्मिक झंडा लगा है या कोई भी किसी भी तरह की चीज है, तो उसमें वो कोई वहां पर कोई आपत्तिजनक हरकत करे। लेकिन ये भी गलत था कि अगर यदि ऐसी कोई घटना उसके द्वारा या ऐसी कोई हरकत उसने की भी, तो उसका ये मतलब नहीं था कि उसको गोली मार दी जाए या उसकी जान ले ली जाए। दोनों ही चीजें गलत थी। ये घटना होने से पहले क्या वहां पर प्रशासन जो मौजूद था, जिसकी निगरानी में ये धार्मिक यात्रा निकल रही थी, क्या उसको रोका जा सकता था, संभाला जा सकता था, और कैसे इस घटना को इतना भयावह बना दिया गया? मेरे ख्याल से प्रशासन की लापरवाही तो कुछ हद तक है, क्योंकि इस घटना को रोका जाना चाहिए था। क्योंकि जब भी कोई जुलूस, इस तरह का धार्मिक जुलूस या किसी संवेदनशील एरिया से गुजरता है, तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों की, कर्मचारियों की ड्यूटी वहां रहती है, और वो ये निगरानी रखते हैं कि जुलूस के में शामिल लोग और जुलूस के अलावा जो लोग और वहां पे रास्ते में हैं, वो किसी भी प्रकार की कोई गलत गतिविधि या गलत हरकत ना कर सके। यदि वो लड़का उस जुलूस से हट करके और किसी के घर पे चढ़ करके कोई आपत्तिजनक हरकत करने लगा, तो तुरंत उनको कार्रवाई करनी चाहिए, तो तुरंत रोकना चाहिए था। तो इतनी चूक तो प्रशासन से मैं मानता हूँ यहाँ पे है कि वो उनकी लापरवाही की वजह से ये घटना हुई, और शायद अगर वो शुरू में ही कोई इस तरह की रोक लगा देते, तो शायद ये इतनी बड़ी घटना ना होती कि उसकी हत्या होती, फिर उसके आगे जो और हिंसक घटनाएं दंगे हुए शायद रोके जा सकते। और वहां पर जो भीड़ मौजूद थी, जो यात्रा में जा रहे थे, बहुत सारे घर जलाए, दुकान जलाए, घर में महिलाएं भागी घर छोड़कर, तो इस घटना को क्या संभालने में प्रशासन नाकाम रहा? हाँ, वो कानून व्यवस्था की स्थिति को तो संभालने में थोड़ी सी नाकामी है। वैसे भी सामान्यतः देखा जाता है कि जब भीड़ कोई इस तरह की घटना करती है, तो
ज्यादातर घटनाओं में मैंने देखा है कि जब तक प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय होता है या कोई सख्त कार्यवाही करने का इंतजाम करता है, तब तक भीड़ इस तरह की घटनाएं कर चुकी होती है, क्योंकि भीड़ की अपनी एक ताकत होती है। उसको रोकना तुरंत बहुत आसान नहीं होता है। हाँ, रोका जाता है, उसके बाद उस पे कार्रवाई होती है और होनी भी चाहिए। जिन्होंने ऐसा किया कि अगर किसी का घर जला दिया, किसी की गाड़ी जला दी, तो ये भी गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कोई किसी ने यदि कोई अपराध किया है तो सिर्फ उस अपराधी को उस अपराध की सजा दिलाने का प्रयास होना चाहिए। उसके खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई हो होनी चाहिए। चलिए, हिंसा हो गई, दंगा हो गया, उसके बाद इनकाउंटर हुआ। ये इस पर क्या कहना है? अब इस पे तो मैं कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ कि वहां पर मैं न मौके पे था न मुझे, मैं तो उतना ही जानता हूँ जितना मीडिया में आ रहा है। अब वहां मौके पे जब पुलिस उन अपराधियों को पकड़ने गई तो मौके पे क्या स्थिति थी, जो पुलिस स्टोरी बताती है कि वो रिकवरी वेपन की कराने गए थे, तो वो लोडेड पोजीशन में थी और उसको रिकवरी कराते वक्त ही उन्होंने उससे पुलिस पे फायर किया। यदि ऐसा था तो पुलिस अपनी आत्मरक्षा में गोली चला सकती है। अब इसकी क्या सच्चाई है ये तो इनकाउंटर हो रहे हैं, वो क्या सही मायनों में सही हो रहे हैं? अब इस संबंध में मैं कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि सरकार ने जो मुआवजा मुहैया करवाया है नौकरी का और ये आयुष्मान कार्ड दिया है पीड़ित को, जो उनकी पत्नी है गोपाल मिश्रा की, और नौकरी दी है सरकारी 10 लाख रुपए, कुछ अच्छी खासी रकम दिया है, तो क्या ये दिया जाना चाहिए और ये सही है आपके मायने में? अब ये तो शासन का विवेक है कि वो अगर कोई पीड़ित है तो उस पीड़ित की क्षति को कैसे वो पूरा करता है, उसको उचित मुआवजा, क्योंकि जो उस लड़के के साथ हुआ वो भी गलत था। उसका कृत्य हो सकता है आपत्तिजनक रहा हो, लेकिन उसकी हत्या किया जाना भी बहुत गलत था। वो एक अपराध है और उसकी वजह से वो जवान व्यक्ति चला गया जो कि परिवार का सहारा बनता। तो ये शासन का विवेक है। शासन ने अपने इस तरह के मामलों में सामान्यतः शासन क्षतिपूर्ति करता है, परिवार को राहत देता है। वो इसमें आज से नहीं, मैं तो बहुत दिनों से देखता आ रहा हूँ, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय जाति विशेष का व्यक्ति हो, अगर इस तरह की घटना किसी के साथ भी होती है तो अमूमन इस तरह की चर्चित घटनाओं में शासन परिवार की क्षतिपूर्ति हेतु जो भी उचित कदम होता है वो उठाता है। सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है, उसके बावजूद भी अभी बुलडोजर की कार्रवाई होने जा रही है। 23 घरों पर चस्पा जारी किया गया है। जिन घरों के भी दंगे हुए हैं, जिन जगह पर, जिस स्थान पर दंगा हुआ है, आप इसको किस तरह से देखते माननीय उच्चतम न्यायालय ने बुलडोजर कार्यवाही पर रोक जरूर लगाई है, लेकिन उन्होंने उसमें ये निर्धारित किया है कि यदि किसी का अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण को गिराने की कार्यवाही की जा सकती है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि यदि कोई किसी मामले में सिर्फ आरोपी है और किसी अपराध का दोषी प्राइमा फेसाई है, तो सिर्फ इस आधार पे कि वो किसी आरोप का दोषी है, सिर्फ इतनी बात से आप किसी के खिलाफ कोई उसके घर गिराने की या बुलडोजर की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी का कोई अवैध निर्माण कहीं है और वो पाया जाता है कि अवैध निर्माण है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। अब जो भी विधिक, अब आरोपियों के खिलाफ जो भी मुकदमे वगैरह चलेंगे, ट्रायल होगा उनका, उसमें शासन अपना सरकारी पक्ष जो पैरवी करेगा, बाकी जो मृतक है उसके घर वाले अपना भी पक्ष रखेंगे, अपना वकील करेंगे। जो कुछ वो तो मुकदमे की बात है, उसमें जो भी बहराइच कोर्ट में चलेगा। बाकी बुलडोजर की जो कार्यवाही है, यदि उसमें कोई गलत है शासन का कोई कृत्य, तो उन परिवारों के 23 लोगों को नोटिस दी गई है जिनका अवैध निर्माण उस जगह पे है। क्योंकि अब ये भी देखिए यहाँ पे बात है कि अगर सिर्फ उसी आरोपी का घर गिराया जाता, तब तो ये कहा भी जा सकता था कि हाँ साहब, एक बदले की भावना से या किसी वजह से कोई कार्रवाई हो रही है। लेकिन उस शायद उस इलाके में ऐसे करीब 23-24 लोग चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने सरकारी भूमि पे अतिक्रमण जिनका पाया गया है। तो यदि उनका अतिक्रमण है, तो अगर सभी के खिलाफ कार्यवाही हो रही है, तो अगर अगर ये सही है तो ये न्याय संगत भी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं मना नहीं किया है। और यदि गलत है तो उन सभी के पास ये मौका है कि वो तत्काल माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में आकर के अपनी रिट याचिका फाइल करके इस कार्यवाही पर रोक लगाने की प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन ये कार्रवाई पहले हो सकती थी या कुछ दिन के बाद हो सकती थी? अगर इस तरह की घटना होने के बाद तत्काल अगर कार्रवाई होती है तो सवालों के घेरे में आ जाता है प्रशासन भी और सरकार भी। देखिए, होता क्या है कि सामान्यतया लगभग पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में लगभग सभी सड़कों पे, सभी जगहों पे कुछ न कुछ अतिक्रमण हर जगह मौजूद है। और आप किसी भी शासन प्रशासन से उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ही दिन में पूरे प्रदेश का या पूरे देश का अतिक्रमण या जितने अवैध निर्माण है सब वो चिन्हित करके गिरा दे या सबको हटवा दे। जनता भी जो अपना अवैध निर्माण है, जब तक
शासन प्रशासन उनको कोई नोटिस नहीं देता, जब तक कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक वो भी उस पे कोई अपने से नहीं हटाते। तो जब अब एक घटना हो गई, वो सारी चीजें निगाह में सबके आई, सब चीजें जांच हो सकता है पहले से चल रही हो या जांच हुई हो। अब ये तो जो वहाँ के का जो लोकल स्थानीय प्रशासन है वो ज्यादा बेहतर बता सकता है कि कैसे कार्यवाही वो किस आधार पे कर रहे हैं, क्या पूर्व में कोई जांच किया था उन्होंने। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने चूंकि अब ये इतना छूट दी है, यदि किसी का अवैध निर्माण है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो उस छूट का लाभ ये लेकर के जो भी अवैध निर्माण होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और उनके पास भी ये मौका है कि किसी भी प्रकार की डिमोलिशन की एक्टिविटी होने से पहले वो हाईकोर्ट आ सकते हैं। और हाईकोर्ट में तो संवैधानिक चूंकि न्यायालय है, तो इसमें तो ये भी नहीं है, आप किसी भी समय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। रात तक में और छुट्टी के दिन भी न्यायालय बैठ के सुनवाई करता है।